नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। चलिए, आज की यह वीडियो पत्र लेखन सीरीज की अंतिम वीडियो होगी और इस वीडियो में आज हम निविदा के बारे में समझेंगे। साथ ही निविदा के बाद टिप्पणी के बारे में समझेंगे और ये पत्र लेखन सीरीज की अंतिम वीडियो होगी। इसके बाद एक वीडियो और होगी जिस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पत्र लेखन से संबंधित जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न कराए जाएंगे। लगभग 40 से 50 प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, निविदा को सबसे पहले समझते हैं। निविदा का अर्थ है आवश्यक रकम लेकर वांछित काम करने का लिखित वादा। सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि निविदा का अर्थ है आवश्यक रकम लेकर यानी जो रकम आवश्यक रकम लेकर वांछित शब्द का अर्थ होगा जो काम होगा वो सामने से जहाँ से आप रकम लोगे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य होगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करोगे। कार्य जो होगा वो आपका सामने वाले की इच्छा के अनुसार वांछित कार्य होगा, वांछित काम करने का लिखित वादा। आप सामने वाले से आवश्यक रकम लेकर, जो उस कार्य के लिए आवश्यक रकम होगी, वो आवश्यक रकम लेकर एक लिखित वादा करोगे वांछित कार्य करने का, यानी जो सामने वाला आपको कार्य देगा। चलिए नेक्स्ट, किसी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने कार्यों को करवाने, मरम्मत करवाने, सामान की आपूर्ति करने, अपने किसी सामान की नीलामी करने आदि कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों, जो इन कार्यों को कर सके ऐसे व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचनार्थों या आवश्यक जानकारी देने हेतु समाचार पत्रों में निर्धारित शर्तों के जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, निर्धारित शर्तों के साथ जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषिक रूप है। अभी आप इसको समझिए, सामान्य भाषा में निविदा होगा क्या। दरअसल यदि कोई सरकारी विभाग है, मानकर चलिए ये है एक सरकारी कार्यालय, सरकारी विभाग है। इस सरकारी विभाग को अपना कोई भी कार्य कराना है, ये हो सकता है कोई मरम्मत करानी हो, या हो सकता है या सरकार को कोई सड़क निर्माण कराना हो, या अन्य कोई निर्माण संबंधी कोई कार्य कराना हो। ठीक है, तो इन सब कार्यों को करने के लिए सरकार स्वयं तो आएगी नहीं। ये सब कार्य करते हैं ठेकेदार, जिन्हें हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो निविदा जारी होती है ये कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदारों के लिए जारी होती है। इनका एक लाइसेंस बना होता है। ठीक है, और सरकार अपना जो कार्य कराना होता है उस कार्य का पूरा विवरण कि ये क्या कार्य है, कितना कार्य है, उस विवरण सहित ये चीज़ें समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। फिर जो ये वर्ग होगा आपका ठेकेदार वर्ग या कॉन्ट्रैक्टर वर्ग होगा, ये उसको पढ़कर सही तरीके से, और जो आवश्यक रकम होगी वो सरकार इनको देगी, उसके बदले ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो सरकार अपने किसी भी ऐसे कार्यों को कराने के लिए जिसे वो स्वयं नहीं करती, सड़क निर्माण व अन्य बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए एक आवश्यक सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। और उसके लिए फिर ये ठेकेदार जो लोग होंगे पढ़ने के बाद ये आवेदन करेंगे। ठीक है, फिर इनमें से किसी एक ठेकेदार या किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को उसका टेंडर दिया जाता है। जैसे दरअसल ये जो निविदा है, निविदा का अंग्रेजी रूपांतरण होगा टेंडर। ठीक है, तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि इसके लिए वांछित कार्य ये होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि निविदा का अर्थ आप समझे होंगे। ठीक है, सामान्य भाषा में बिल्कुल आपको बताऊं तो जब कोई सरकारी कार्यालय जब कोई सरकार अपना कोई कार्य कराना चाहती है, सरकारी कार्य, तो वो उस कार्य को स्वयं ना करके ठेकेदारों या कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से कराती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और उन्हीं के लिए निविदा जारी की जाती है। निविदा का अंग्रेजी रूपांतरण है टेंडर। ठीक है, उसके बाद
ये जो ठेकेदार वर्ग होगा ये इसके लिए आवेदन करेंगे और इनमें से किसी एक का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और उसको ये टेंडर दे दिया जाता है। ठीक है, सामान्य भाषा में निविदा ये होगी। अब निविदा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सीमित निविदा, दूसरा खुली निविदा और तीसरा होगा अल्पकालीन निविदा। सीमित निविदा वो होगी जिसके अंतर्गत 20 से 30 हज़ार रुपये तक के कार्य किए जाएंगे और ये निविदा भरने का समय होगा 3 दिन। उसके बाद होगी खुली निविदा जिसमें 30 हज़ार से 1 लाख तक के कार्य किए जाएंगे और ये निविदा भरने का समय होगा 15 दिन। यदि ये जो धनराशि है ये 1 लाख से ज़्यादा हो तो इसका समय फिर होगा भरने का 1 माह। ठीक है, यानी कि एक सीमित निविदा होगी जिसमें 20 से 30 हज़ार रुपये की धनराशि होगी और ये निविदा भरने का समय होगा 3 दिन। वही एक खुली निविदा होगी जिसमें 30 हज़ार से 1 लाख रुपए तक की धनराशि होगी तो इसका निविदा भरने का समय होगा 15 दिन। वही अगर ये धनराशि 1 लाख से ज़्यादा होती है तो निविदा भरने का समय होगा 1 माह। नेक्स्ट चलते हैं अल्पकालीन निविदा। आवश्यक परिस्थिति खुली निविदा के लिए निर्धारित समय व धन को आधा कर दिया जाता है तो ये अल्पकालीन निविदा होगी। किसी आवश्यक परिस्थिति में यदि ऐसा किया गया हो कि समय और धन आधा कर दिया गया हो तो ये अल्पकालीन निविदा कहलाती है। मुझे उम्मीद है सामान्य भाषा में आप निविदा समझ गए होंगे। निविदा क्या होगा? सरकार जब अपने किसी कार्य को कराना चाहती है किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से तो निविदा जारी की जाती है। वही निविदा के प्रकार कितने होंगे? यदि इसके प्रकार की बात करें, मुझे उम्मीद है आप प्रकार भी समझ गए होंगे। निविदा के 3 प्रकार होंगे। 3 प्रकार में पहला होगा आपका सीमित निविदा, खुली निविदा व अल्पकालीन निविदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें निविदा लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले सबसे ऊपर कार्यालय का नाम व पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कार्यालय का नाम व पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे ऊपर कार्यालय का नाम व पता होना चाहिए। निविदा के बाईं ओर पत्र क्रमांक तथा दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। निविदा का जो बाईं ओर होगा ना, बाईं ओर ये पत्र क्रमांक होगा बाईं ओर और दाईं ओर लिखा जाएगा दिनांक। और सबसे ऊपर कार्यालय का नाम व पता, यहाँ निविदा सूचना इस प्रकार आप लिखोगे प्रारूप में यदि देखना चाहो। फिर कार्यालय का नाम व पता लिखा जाएगा, फिर बाईं ओर पत्र क्रमांक और दाईं ओर दिनांक लिखा जाएगा। फिर निविदा संख्या यहाँ डाली जाएगी और उसके बाद ये विवरण यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके बाद विवरण देने के बाद यहाँ पर जो निविदा विवरण इस प्रकार है वो चीज़ें लिखी जाएंगी। क्रम संख्या, मानकर चलिए किसी सामान की आपूर्ति करनी है तो वो क्रम संख्या कि कितना सामान है उस सामग्री का विवरण यहाँ दिया जाएगा। उसकी धरोहर राशि यहाँ होगी और अनुमानित राशि यहाँ होगी। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि यहाँ होगी, निविदा खोलने की तिथि यहाँ होगी और निविदा प्रपत्र शुल्क ये होगा। इस प्रकार का कुछ इसका प्रारूप आपका तैयार किया जाएगा। ठीक है, फिर इसकी जो शर्तें होंगी निविदा की वो यहाँ होंगी और उसके बाद हस्ताक्षर व पदनाम होगा। तो निविदा से संबंधित इतना आपके लिए बहुत होगा। ये जितना हमने पढ़ा है यहाँ से यदि कोई भी आप 1 डे एग्ज़ाम देते हो, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा आप देते हो तो यहाँ से लगभग मुझे उम्मीद है कि आने वाला कोई भी प्रश्न आप निविदा से संबंधित कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं निविदा के बाद एक लास्ट बचता है आपका पत्र लेखन की सीरीज में टिप्पणी। तो टिप्पणी को देखते हैं। टिप्पणी में जो मुख्य बातें हैं वो देखते हैं। चलिए टिप्पणी लेखन। तो टिप्पणी लेखन देखिए, सरकारी कार्यालयों में किसी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए संदर्भित सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जो नोट लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों के द्वारा लिखा जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लेखन की विधि को टिप्पण कहते हैं। चलिए ये चीज़ अभी समझते हैं बच्चों है क्या। देखिए कुछ सरकारी कार्यालय है, उस सरकारी कार्यालय में कोई विचाराधीन पत्र है, सरकारी कार्यालय में कोई विचाराधीन पत्र है तो उस विचाराधीन पत्र के शीघ्र निष्पादन हेतु उस पत्र की जो बात है उसके संदर्भ में जो नोट लिखा जाएगा वो नोट कौन लिखेगा? लिपिक मतलब आपका क्लर्क या आपका लिपिक सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों के द्वारा जो नोट लिखा जाता है वही टिप्पणी कहलाता है। यानी कोई पूर्व में कोई पत्र आया होगा,
इस पत्र में जो बात कही गई है या जो प्रश्न पूछा गया है या किसी विषय पर हो सकता है कोई सलाह मांगी गई हो, तो उससे संबंधित एक छोटा नोट लिखना ही क्या कहलाएगा? आपका टिप्पणी कहलाएगा। और टिप्पणी लेखन की जो विधि होगी वो विधि क्या कहलाएगी? आपकी टिप्पण कहलाएगी। मुझे उम्मीद है टिप्पणी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद यहाँ से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। नेक्स्ट चलते हैं विशेषताएं। टिप्पणी की विशेषताएं देख लेते हैं। टिप्पणी की विशेषताएं, चलिए। टिप्पणी बहुत लंबी या विस्तृत नहीं होनी चाहिए, यानी टिप्पणी एक सामान्य सा नोट होना चाहिए, वो बहुत लंबा या विस्तृत नहीं होना चाहिए। यथासंभव संक्षिप्त और सुस्पष्ट रूप होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब कि छोटा रूप होना चाहिए, और सुस्पष्ट का मतलब कि वो सही तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए। पढ़ते समय व्यक्ति को कोई इस प्रकार का संशय या ना समझ में आने वाली बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। कोई भी टिप्पणी मूल पत्र में न लिखकर उसे किसी अन्य कागज या बफ शीट पर लिखना चाहिए। यदि वो जो मूल पत्र आपके पास आया है जिसके निष्पादन को लेकर आप टिप्पणी लिखते हो, तो ऐसा नहीं कि उसके एक कोने पर वो नोट लिखते वही टिप्पणी होगी, ऐसा नहीं। इसके लिए अन्य किसी कागज या बफ शीट पर इसे लिखना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। टिप्पणी में यदि किसी पत्र का खंडन करना हो तो वह बहुत ही शिष्ट और संयत भाषा में किया जाना चाहिए, और किसी भी दशा में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ होता है, जब हम पत्र लेखन करते हैं या पत्राचार करते हैं तो पत्राचार में कभी भी आक्रोशित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आपको आक्रोश भी प्रकट करना हो तब भी मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसी बात का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। यदि एक ही मामले में कई बातों पर अलग अलग आदेश लिए जाने की आवश्यकता हो तो उनमें से हर बात पर अलग अलग टिप्पणी लिखना चाहिए। ठीक है। टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक को नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। दाईं ओर का स्थान उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर के लिए छोड़ देना चाहिए, जहां से इसे अंतिम रूप से स्वीकृति मिलेगी। कार्यालय की ओर लिखे जा रहे टिप्पणी में उन सभी बातों या तथ्यों का सही उल्लेख होना चाहिए जो उस पत्रावली के निस्तारण के लिए आवश्यक हो। यदि कोई पत्र है जिसके निस्तारण के लिए टिप्पणी लिखी जा रही है, तो उस पत्र के निस्तारण के लिए जो आवश्यक बातें हों वो टिप्पणी में होना अति आवश्यक है। यथासंभव एक विषय पर कार्यालय की ओर से एक ही टिप्पणी लिखा जाना चाहिए, मतलब एक विषय पर ना एक ही टिप्पणी होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं, जहाँ तक हो टिप्पणी इस ढंग से लिखा जाना चाहिए कि पत्रावली में पत्र जिस क्रम से लगे हों टिप्पणी में भी उनका वही क्रम हो। मानकर चलिए 4 पत्र हैं, तो पहले वो 4 पत्र, फिर टिप्पणी भी उनके बाद उसी क्रम में लगी हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिपिक सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों को कागज की बाईं ओर अपने नाम के प्रथम अक्षरों का ही प्रयोग करना चाहिए। उच्च अधिकारी को अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है। चलिए, टिप्पणी की भाषा सदैव कार्यालय शब्दावली में होनी चाहिए एवं इसे तटस्थ एवं विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए। तटस्थ मतलब ये तटस्थ होनी चाहिए, और विश्लेषण शैली में होना चाहिए कि शब्द में जो बातें लिखी गई हैं उनका विश्लेषण करते हुए ही टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होगा ये होगा आपका टिप्पणी के भेद। तो टिप्पणी के यदि भेदों की बात करें, पहला भेद होगा सामान्य टिप्पणी। किसी प्रकरण पर पहली बार जो टिप्पण लिखा जाता है उसे सामान्य टिप्पणी कहते हैं। यानी किसी पत्र पर यदि पहली बार कोई टिप्पण लिखा गया तो वो सामान्य टिप्पणी कहलाती है। उसके बाद होगा विभागीय टिप्पणी। सामान्यतः अनुभाग स्तर पर आदेशानुसार जो टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, आदेशानुसार जो टिप्पणियाँ लिखी जाती है वो स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं और इसी प्रकरण पर अपेक्षित रूप से लिखी जाती हैं, विभागीय टिप्पणी कहलाती है। ये आदेशानुसार होंगी बच्चों और स्वतंत्र प्रकृति की होंगी विभागीय टिप्पणी। उसके बाद होगी नेमी टिप्पणी। कार्यालय विषयों से जुड़ी संक्षिप्त बातों पर की जाने वाली दैनिक टिप्पणियाँ नेमी टिप्पणियाँ। यहाँ से याद रखना कि दैनिक टिप्पणी, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि दैनिक टिप्पणियाँ कहलाती हैं नेमी टिप्पणी। नेक्स्ट चलते हैं संपूर्ण टिप्पणी। किसी प्रकरण पर उसके सभी पक्षों को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण विवरण सहित जो टिप्पण लिखा जाता है उसे संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। यानी आप मानिए कि यदि कोई प्रकरण है तो उसके सभी पक्षों को जो स्पष्ट करते हुए लिखा जाता है वही कहलाता है संपूर्ण टिप्पणी। उसके बाद होगा सूक्ष्म टिप्पणी। टिप्पणियों के पार्श्व पर लिखे जाने वाले संक्षिप्त नोट को ही सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। जो टिप्पणी होगी उस टिप्पणी के पार्श्व पर लिखे जाने वाला संक्षिप्त नोट ही सूक्ष्म टिप्पणी कहलाता है।
उसके बाद अनौपचारिक टिप्पणी, अंतर कार्यालय स्तर पर किसी सूचना इत्यादि के स्तर पर जो सापेक्षिक टिप्पणी की जाती है उसे अनौपचारिक टिप्पणी कहते हैं। सापेक्षिक टिप्पणी अंतर कार्यालय स्तर पर जो की जाती है उसे औपचारिक टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी में जितना हमने अभी तक देखा ये काफ़ी है किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए। यदि हम बात करें तो पत्र लेखन की इस सीरीज़ में हमने अभी शुरुआत से लेकर अब तक जो पढ़ा है, सबसे पहले सरकारी पत्र के बारे में, सरकारी पत्र के बारे में जो हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने अर्ध सरकारी पत्र के बारे में देखा प्रारूप सहित। उसके बाद में हमने परिपत्र के बारे में देखा, परिपत्र किसे कहते हैं, इसको गस्ती चिट्ठी भी कहा जाता है और परिक्रमित चिट्ठी भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कार्यालय ज्ञाप के बारे में, कार्यालय ज्ञाप, वही कार्यालय ज्ञाप के बारे में हमने, इसके बाद में हमने देखा कार्यालय आदेश के बारे में, कार्यालय आदेश। तो 5 तो आपके ये हो गए, कार्यालय ज्ञाप का कार्यालय आदेश। उसके बाद में हमने देखा विज्ञप्ति, विज्ञप्ति या अधिसूचना भी लिख सकते हैं, विज्ञप्ति या अधिसूचना के बारे में देखा। विज्ञप्ति व अधिसूचना के बाद हमने देखा आपका आज की इस वीडियो में निविदा, निविदा को समझा। उसके बाद टिप्पणी को समझा, टिप्पणी को समझा। और अब इसमें से जो आपकी एक नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इन 8 के 8 पत्रों से संबंधित होंगे, ठीक है। साथ में 8 के 8 संबंधित प्रश्न आपके होंगे। और अभी तक ये जो आपको ये कंप्लीट करने के बाद इसके यदि आपको नोट्स चाहिए हों तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, यहाँ से आपको इसकी PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।